Hello. Mic testing 1 2 3. Check. Okay. So, uh, in the last video, we have completed till 5 of Kaplan. Let's move to next 5 question. Okay. So, you are an audit manager at B company. So, there is a company like our audit firm. This we can say audit firm. Here we are manager. Okay. And you have been assigned to the audit of foliage. Foliage is our client whom audit we will going to do. This is the client for the first time this year, and we are performing it for the very first time. Foliage is a listed company. Okay, specializing in manufacturing musical instrument. तो कुछ तो गिटार या फिर ऐसा कुछ बना रहा होगा. You will be taking over from Kim, the audit manager who has been in charge for the audit for last 3 year. तो हमारा एक ऑडिट मैनेजर है किम, और किम लास्ट 3 साल से यहाँ पे ऑडिट मैनेजर है. इस क्लाइंट का साथ डील कर रहा है, इस फार्म का लास्ट 3 साल से ऑडिट मैनेजर है, और ये एक नया क्लाइंट है. और हम किम से अभी हमको दिया गया है, जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो मुझे दिया गया है. किम हैज़ जस्ट अनाउंस दैट ही इज़ लीविंग बार कंपनी. मतलब ये है बार कंपनी, इसको छोड़ रहा है. ठीक है, क्यों भाई छोड़ रहा है? टू जॉइन फॉलेज एज ए फाइनेंस कंट्रोलर. तो हमसे छोड़ के ये जो किम है ये अभी जा रहा है हमारे क्लाइंट के पास फाइनेंशियल कंट्रोलर बन के. किम हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड द प्लानिंग ऑफ करंट ईयर ऑडिट. करंट ईयर ऑडिट किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे किस किस एलिमेंट को चेक होगा, उसका प्लानिंग सब बना दिया है और बना के छोड़ के चला गया है. तो करंट ईयर का सिर्फ प्लानिंग ही बनाया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ऑडिट विच इज़ ड्यू टू कॉमेंस्ड नेक्स्ट ईयर. ओके. J-Leaf has been the audit engagement partner since Foiles become an audit client almost 8 year ago. तो अभी कीम तो हमारा क्या है, ऑडिट मैनेजर है. अलग अलग होते हैं एक ऑडिट फर्म में. जे लीफ एक क्या है, हमारा ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है. वो इस क्लाइंट जब से जुड़ा है, ये नया क्लाइंट, तब से वो है, 8 साल हो गया उसको, 8 years. तो इसका मतलब है हमें पता है, लाइक देर इज़ अ थ्योरी कि 7 साल से ज़्यादा अगर तुम किसी के साथ तुम रह जाओगे तो वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा थ्रेट क्रिएट हो जाता है कि तुम्हारा जान पहचान ज़्यादा बढ़ जाता है. 7 साल से तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और ये 8 years से है, चेंज नहीं हुआ है. आज सी हैज़ कम्प्लीटेड 7 years. देखो 7 years कंप्लीट हो गया है. द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जेन हैज़ बिन रिसेंटली रोटेटेड ऑफ मतलब इसको हटा दिया, मतलब इसके अलावा कोई दूसरे को ला लिए अभी एज ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. द न्यू ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर चैंग हो गया हमारा नया ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो था ऑडिट मैनेजर था, 3 साल काम किया, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर बन के उधर चला गया है, और अभी हम आए हैं एज ए ऑडिट मैनेजर. और ये है जो है ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, अलग अलग लोग हैं, और ये 8 साल काम कर चुका है, तो इसको हटा के अभी चैंग को ला रहे हैं. तो चैंग को ला लिए. ही हैज़ सजेस्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विथ फॉयलेज हमारे क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, जो जे लीफ है, मतलब जो 8 साल से काम कर रही है, उसको एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की तरह बना देना चाहिए. मतलब ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर वो 8 साल से थी, अभी इसको हटा के किसी दूसरे को लाए क्योंकि इसके साथ फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाएगा करके इतना साल से रह रही है. पर अभी उसको हटा के एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर बना दिया. एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर मतलब एट द एंड सब ऑडिट ठीक से हुआ है नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, एक दूसरा पोजीशन जैसे मैनेजर है कि ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है. तो ये तो वही बात हो गया ना कि तुमको आज मतलब टीम के तुम बहुत साल से हो एक अच्छे पोजीशन में, सीईओ में, तो वहाँ से तो हटा दिया, हटा के बस दूसरा नाम चेंज करके तो दूसरा पोजीशन दे दिया, पर वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए. एक कूल ऑफ पीरियड होता है इतने साल का, जनरली 5 साल का, कि 5 साल तक तुम कुछ भी उस क्लाइंट के हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए. तो ये तो गलत चीज़ है ये,
कि तुम हटा के उसको फिर दूसरा कोई डिपार्टमेंट डाल दे रहे हो। ओके, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। द टोटल फी रिसीव्ड by B company from Foliage in respect of all service provided in the last year is 16% of the farm total income। तो जो फार्म है, मतलब ये ध्यान से थोड़ा समझना कि जैसे कि ये हमारा फार्म है, इसका जो जितना भी टोटल इनकम आया, लेट सपोज एक ही तो क्लाइंट नहीं होगा, बहुत सारे क्लाइंट होंगे, सारा क्लाइंट मिलके 100% इनकम आ रहा है, और बस इसी एक क्लाइंट से ना हमारा 15% से ऊपर इनकम आ रहा है, बस इसी एक क्लाइंट से। तो किसी भी क्लाइंट से अगर 15% से ऊपर फ़ी आ जाता है ना, और ख़ास करके अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है, तो यहाँ पे ना हमें TCWG या फिर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मतलब लगातार 3 साल से आपका जो फ़ी है, 2 साल से समथिंग ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि आपका बार बार बढ़ के आ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब फ़ी आ रहा है 15% से ज़्यादा एक क्लाइंट से तो छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं होता जनरली, क्योंकि क्लाइंट से पैसा तो मिलने वाला है, तो बस इन्फॉर्म करना है। ओके, और ये अगर अनलिस्टेड क्लाइंट है तो ये 15% की जगह 30% है, आप सर्च कर लेना गूगल में। तो मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो यहाँ पे 16% आ गया है। द करेंट ईयर टोटल फ़ी इनकम ऑफ द ऑडिट, ये था लास्ट ईयर का, और इस साल भी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन लास्ट ईयर। ये ऐसा ही बोल रहे हैं क्योंकि क्राइटेरिया है कि कंटिन्यूस 2 साल होने के बाद ही 15% के ऊपर, तभी जाके आप इन्फॉर्म करना करके, इसीलिए बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर था और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा करके। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन, जिस्ट है ये। अभी आते हैं सवाल में। Which of the following is the most appropriate response to the suggest that J Leaf कौन है ये, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, टेक्स ऑन द रोल ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी लेवर। मतलब ये जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है वो अगर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का रोल ले लेगा तो क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, एज ए ऑडिट फर्म हमें क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए। जे लीफ कुड टेक द रिव्यू द रोल इमिडिएटली, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, जैसे ही उसको तुरंत ले जाना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर से ऑडिट एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, ये करना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। JLIF could take the role immediately but additional safeguard will be undertaken। कुछ additional safeguard कुछ काम नहीं आएगा, उसको तो फास्ट प्लेस में ही लेना नहीं चाहिए, एक कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। JLIF should not serve as engagement quality reviewer for at least a period of 5 year। ये देखो डायरेक्टली थ्योरी में यही लिखा गया, तो तुम इतना कंफ्यूज ही मत होना, अगर थ्योरी ठीक से क्लियर है ना तो ये सब हट जाएगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उसको कूल ऑफ मतलब कुल ऑफ, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट है बी को विल लीड टू कंसिडर रिज़ाइन। रिज़ाइन हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, इससे अच्छा तो है कि उसको 5 साल के बैठा दो, किसी दूसरे को ला लो, तो ये दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। रिज़ाइन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, which of the following is least appropriate response in relation to fee income received by B company from foliage। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो फी इनकम है इसमें से कौन सा, देखो सवाल हमेशा पढ़ने के सही में देखो लिखा है लिस्ट, लिस्ट पे ज़्यादा हाईलाइट करना। मैं भी ऐसे पढ़ते पढ़ते लिस्ट अप्रोप्रिएट पढ़ लेते हैं, फिर वो माइंड में रजिस्टर नहीं होता और हम मोस्ट अप्रोप्रिएट में सिलेक्ट करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत गलतियाँ होता है। तो हमेशा इसको हाईलाइट कर देना, नहीं तो एग्ज़ाम में पढ़ने के टाइम में उनका होता है ऑप्शन ऑल्ट एच, अगर मतलब तुम इसमें कर रहे हो ना स्टडी हब में, वो कीबोर्ड से दबा सकते हो, या फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में हाईलाइट का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, तो पहला वाला पढ़ते हैं कि बी को शुड असेस वेदर ऑडिट एंड नॉन ऑडिट फ़ी रिप्रेजेंट मोर देन 15%। मतलब हम एज ए ऑडिट फर्म असेस करेंगे कि देखेंगे कि सच में ऑडिट और नॉन ऑडिट फ़ी दोनों मिला के क्या 15% से ज़्यादा हो रहा है क्या, ऑफ द ग्रोस इनकम, जितना भी हमारा टोटल ग्रोस इनकम है 100%, उससे सच में क्या 15% ज़्यादा हो रहा है कंजिक्यूटिवली 2 साल के लिए। ये तो सही है, मतलब अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है मुझे लगता है। इफ़ द रिकरिंग फी इज़ लाइकली टू एक्सीड 15% ऑफ एनुअल प्रैक्टिस, अगर 15% से ज़्यादा हो रहा है दिस ईयर, बार्क विल नीड टू रिज़ाइन एज एन ऑडिटर। रिज़ाइन हमेशा लास्ट चॉइस होता है, ये तो लिस्ट होना चाहिए, मतलब रिज़ाइन तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
If recurring fee is likely to exceed 15% practice this year, additional consideration should be given as whether the taxation and audit related service to be undertaken. अगर 15% से ज़्यादा हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नॉन ऑडिट है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया या फिर दूसरा कुछ ऑडिट रिलेटेड सर्विस अलग दे रहे हैं, उसको हम में भी नहीं लेंगे, या फिर उसका जो भी फ़ी है उसकी वजह से शायद मेन ऑडिट फ़ी की वजह से नहीं, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से शायद फ़ी एक्सीड हो गया, तो उसको थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं. ये भी सही है. इफ़ द फी डू एक्सीड दिस शुड बी डिस्क्लोज टू TCWG. ये तो बहुत अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स में, ये भी सही है. तो यार ये सारा सही रेस्पॉन्स है. रिज़ाइन जो है, कभी भी फ़ी ज़्यादा होकर के ऑडिटर डायरेक्ट जाके कि आपका 15% से ज़्यादा हो गया फ़ी इस साल, हम रिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा तो तुरंत कभी भी नहीं होता है. तो दिस विल बी द लिस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब ये सही आंसर होगा इस सवाल के लिए. ओके, सो दिस इज़ द लिस्ट. ओके, लिस्ट 1. Next, 8. What action should कीम कौन है? कीम है ये कीम से हमने, कीम था हमारा ऑडिट मैनेजर 3 साल से, वो फिर कंट्रोलर हो गया जाके वहाँ पे, और उससे हम अपने उसका फाइल हमसे ले लिया पर प्लानिंग करके चला गया. तो what action should कीम have taken when the possibility of employment with foilers arose? जब उसको पता चला कि वो जाके कंट्रोलर बनेगा, हमारे क्लाइंट, हमारे फार्म छोड़ के क्लाइंट के पास जाके वो फाइनेंशियल कंट्रोलर बनेगा, तो क्या कर सकता था वो? कीम शुड हैव नोटिफाइड, हमें एज ए ऑडिट फार्म को नोटिफाई कर सकता था कि उसका एम्प्लॉयमेंट है और उसको रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम करंट ईयर ऑडिट. ये सही है, हमें बोल देता कि मतलब मेरा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया है और हम उसको हटा देते हैं हमारा ऑडिट से. कीम शुड हैव डिक्लाइन द ऑफर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो. जैसा हमेशा होता है, आप ऑडिट कंपनी में हो और आप क्लाइंट के पास गए हो, तो आपका काम इतना अच्छा लगा कि कंपनी ने आपको हायर कर दिया, बोले कि यहाँ पे हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ही ग्रोथ देखोगे ना, तो ऐसे डिक्लाइन तो नहीं कर सकता. दिस इज़ नॉट. Kim should not have applied for employment with the audit client while employed by Bark. मतलब वो अप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि आप एक जगह पे हो तो आप दूसरे कहीं पे अप्लाई ही नहीं कर सकते. ये तो रेस्ट्रिक्शन है, ये तो ज़रा सर फंडामेंटल राइट, ऐसा तो कुछ होता नहीं है. किम शुड हैव परमिशन ऑफ बार्क बिफोर अप्लाइंग द जॉब. ऐसा भी नहीं होता कि आप परमिशन मांगो कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये सब तो नहीं है. बस नोटिफाई कर दो कि मेरा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया है, तो आपको हटा देंगे या फिर निकाल देंगे जो करंट का ऑडिट टीम से. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ईजी. अभी नेक्स्ट आते हैं. व्हिच एथिकल थ्रेट विल बी क्रिएटेड व्हेन कीम कमेंट्स एन एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू मैनेज द थ्रेट. तो अभी कीम तो प्लानिंग करके चला गया और हमारे साथ बहुत दिनों से था, प्लानिंग भी किया है कैसे ऑडिट बनेगा. अभी वो अगर उधर जाके क्लाइंट के पास एज ए कंट्रोलर बन गया, तो क्या थ्रेट हो सकता है ऑडिट के टाइम में? ऑडिट को क्या थ्रेट हो सकता है? पहला, इंटिमिडेशन थ्रेट, द मैनेजर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक रोल. ऐसा तो नहीं होता. देखो एक्शन ही आप पढ़ लो कि मैनेजर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. ऐसा होता ही नहीं है. जिस ऑप्शन में ये सब है ना, शुड नॉट बी अलाउड, ये नहीं होता. फिर यहाँ पे हमें थ्रेड देखना पड़ेगा. क्या ये इंटिमिडेशन है, फैमिलियरिटी है, कॉन्फिडेंशियल है, सेल्फ रिव्यू? मैं बता देता हूँ, मतलब फिर आपको समझ जाएगा कि इसमें थ्रेड क्या होगा. कॉन्फिडेंशियली मतलब कुछ सीक्रेट चीज़ें आप यहाँ से उधर कर रहे हो, या फिर इस क्लाइंट का फाइल का कोई कॉम्पिटिटर फाइल क्लाइंट को दे रहे हो, तो ऐसा तो सिचुएशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं कॉन्फिडेंशियली वाला पार्ट, तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो नहीं होगा. सेल्फ रिव्यू कब आता है? जैसे कि क्लाइंट का कोई बंदा आके हमारा ऑडिट फार्म ज्वाइन कर लिया, हमारा ऑडिट फार्म आके ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे तो उसने अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है वो क्लाइंट का जो भी है बंदा, और आके अगर हमारा ऑडिट फार्म ज्वाइन कर लेगा, तो वो जो प्रिपेयर किया है खुद अपना फाइल, और खुद ही यहाँ पे उसको वेरीफाई भी करेगा, ऑडिट भी करेगा, तो सेल्फ रिव्यू हो गया. खुद अपना फाइल ही रिव्यू करेगा, खुद ही यहाँ पे तुमने सब किया हुआ है, मतलब खुद ही तुमने सारा आंसर यहाँ पे बनाया हुआ है, और खुद ही फिर तुम एग्जामिनर बन के इधर आ गए और खुद ही तुम अपना आंसर चेक कर रहे हो. तो अगर क्लाइंट से कोई बंदा हमारा फार्म ज्वाइन कर रहा है तभी सेल्फ रिव्यू होता है.
यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो रहा है कि हमारे फार्म से कोई जाके क्लाइंट में ज्वाइन कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट द केस। सेल्फ रिव्यू तो चांस ही नहीं है। फिर आते हैं ये दोनों, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब देखो आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर आपको इंटिमिडेट कर रहा है, लाइक ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आप फोर्स हो रहे हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंटिमिडेशन कुछ है नहीं। फैमिलियरिटी मोस्ट सूटेबल है कि हाँ, हम इधर अगर चले गए तो हम क्या करेंगे, इस ऑडिट के स्टाफ जो भी है वहाँ पे जाएंगे ऑडिट करने के लिए, उनके साथ फैमिलियर होंगे कि, और ये जो स्टाफ है वो इसके ऊपर भरोसा कर लेंगे। तो तुम तो थे ऑडिट मैनेजर, तो तुम्हें सब पता होगा। तो क्या करना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम, जो भी ऑडिट टीम जा रहा है जो इसके साथ फैमिलियरली होगा, इनका कंपोजिशन ही चेंज कर देंगे, कोई दूसरे स्टाफ को भेज देंगे जिनको इन सब के बारे में पता ही नहीं टीम कौन है क्या है। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा फैमिलियरिटी थ्रेट, और कंपोजिशन हमें चेंज करना चाहिए ऑडिट टीम का। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अभी लास्ट में आता है, सिलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रूल बुक अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अभी रूल बुक क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ एक रूल बुक होगा, वहाँ पे जो लिखा है उसी को ही फॉलो करना है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको एक पता होगा, एक रूल होता है और एक गाइडलाइंस होता है। जैसे कि आप एफ आर समझ लो, एफ आर में ना पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, वो रूल बुक होता है। जैसे कि IS 38 ये बोल रहा है इतना साल, मतलब आपका सफिशिएंट कैश फ्लो होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, ये कंडीशन पायरेट्स कंडीशन मैच करना चाहिए, फिर जाके आप किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, एज ए कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये पूरा रूल है, इसमें का कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। पर कॉन्सेप्चुअल क्या है, जैसे ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड हो गया, वहाँ पे ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या फिर अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो रूल तो लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल, और दिस इज़ रूल बुक, लाइक जो है वो है। यहाँ पे है क्लियरली डिफाइन लॉज फॉर द ऑडिटर टू फॉलो। पूरा क्लियरली लॉज डिफाइन हुआ है जो ऑडिटर को फॉलो ही करना है। तो ये तो रूल हो गया। जैसे कि क्राइम का रूल है, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे रूल है, तो वहाँ पे आप कुछ भी डिविएट नहीं कर सकते, जो लिखा है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स। तो दिस इज रूल बुक। यूजफुल इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जैसे जैसे डायनामिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तभी यूज़फुल होगा। तो रूल बुक तो तभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस में कभी चेंजेस होते हैं। जैसे मैनेजमेंट का स्टाइल हो गया, मैनेजमेंट का एक होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऐसे बोलते हैं कि ये रूल है, पर अलग अलग बिजनेस के लिए, छोटा बिजनेस के लिए अलग मैनेजमेंट स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस के लिए अलग। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में हम रूल यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्चुअल। ओके, then set of guidelines which the auditor use judgment to apply to specific circumstances। एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसको फिर ऑडिटर अपना जजमेंट यूज़ करके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करेगा। सो ये भी है कॉन्सेप्चुअल, रूल तो नहीं बोल सकते, ये अपना जजमेंट यूज़ कर रहे हैं। ईजी टू नो व्हाट इज़ अलाउड व्हाट इज़ नॉट अलाउड, मतलब ईजिली पता चल जाएगी क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। तो ये तो रूल हो गया, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ इट। और कुछ भी डेवलपमेंट या फिर कुछ भी पढ़ाने के तरीके में फास्ट स्लो कुछ भी फीडबैक देना है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।